हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपका 12th क्लास के फिजिक्स से चैप्टर नंबर ये 8 है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जितना भी वीवीआई प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से सभी आज इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। अगर आपका चैप्टर का इस सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे आपको 7 चैप्टर का पिछले आपको करवा दिए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप लोग, आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें फ्री PDF वाला। चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वह देखते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि किसके लिए, ये सभी प्रश्नों को आपको याद करते हुए चलना है और आंसर तो बताना ही है, लेकिन याद करते हुए चलना है क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। ए में रेडियो तरंग, बी में एक्स किरणें, सी में पराबैंगनी, डी में अवरक्त किरणें। तो किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो रेडियो तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। इतना समझ लीजिए अधिकतम किसका होता है। अब समझिए कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम पूछे तो ये आपका वाई किरणें का न्यूनतम होता है। वाई किरणें यानी वाई किरणें का आपका न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि आपका 3 नंबर प्रश्न में है माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है। ए में 3 × 10⁸ से 4 × 10⁴ और बी में 7.5 से 10⁴ और 3.8 × 10⁻11, सी में 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18 और डी में 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18। तो माइक्रो तरंग की जो आपका आवृत्ति परास है इसको आप निकालना पड़ता है। तो 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच होता है। इतना आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। ये सब निकालना पड़ता है, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं। और आपका 4 नंबर प्रश्न है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य परास मीटर में कितना होता है। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य परास मीटर में कितना होता है। ए में दिया हुआ है कि 6 × 10⁻7 से 7.5 × 10⁻7। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न में क्या है तो इसको भी हम देखते हैं। इसमें है कि विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होगी। ए में है समान, बी में है अलग अलग, सी में है अनिश्चित, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका समान होगा। विद्युत चुंबकत्व के अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी तो आपका समान होगी। कितना होगी, समान होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है किससे। ए में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, बी में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन धारा से, सी में है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को धारा से और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर एक बार बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर से आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है कि आपका ये 8वां नंबर प्रश्न है विस्थापन धारा का मात्रक होता है। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। ए में है कि ए, बी में AM, सी में OMA और डी में J। तो विस्थापन धारा का मात्रक ए होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर में है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है चलिए इसको भी देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। किसकी उपयोग की जाती है प्रयोगशाला में। उनका लेबोरेटरी होता है, इसमें से बैक्टीरिया से मुक्त जो बैक्टीरिया होगा उसे मुक्त कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये आपका अल्ट्रावायलेट किरणें का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें का, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कितना नंबर में है उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में है। 10वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर कितना होता है। कलांतर बता दीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर हमेशा शून्य होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये हमेशा पूछा जाता है, ये आपका VVI प्रश्न है, ये आपका याद होना चाहिए क्योंकि ये हर साल इसमें से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य से कितना मान होगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 11 नंबर में है कि अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है। कौन से क्षेत्र के मध्य स्थित होती है? तो ए में है रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों के बीच, और बी में सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच, सी में दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी क्षेत्र के बीच, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है। कौन से क्षेत्रों के मध्य? तो सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के मध्य ये स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर, और लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका इस चैप्टर से सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न से क्लियर हो जाए। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर में कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। ए में एक्सरे, बी में रेडियो तरंग, सी में गामा रे, और डी में की टेलीविजन तरंग। तो किसकी होती है? आपका एक्स किरणों का, यानी एक्सरे यानी एक्स किरणों का होता है। एक्स किरण नहीं, आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपका गामा किरणों का हो जाएगा, गामा रे यानी गामा किरण। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम ये बता रहे थे आपका मिस्टेक से। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर में है, इसके लिए सॉरी। और चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो क्या होगा। ये आपका होगा माइक्रो E स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में है कि क्या, अगला प्रश्न 14 नंबर में है। 14वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो क्या होगा। ए में है कि UE बड़ा होगा UB से, और बी में कि UE बराबर UB। तो इसका राइट आंसर होगा UE बराबर UB। ये सब भी क्या अजीब क्वेश्चन होता है, ये सब आपका कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का क्या है, 15 नंबर प्रश्न है कि 15 नंबर प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है। ए में MS इन्वर्स, बी में कि SM इन्वर्स, सी में MS, और डी में कि MS स्क्वायर। तो विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक SM इन्वर्स होता है। SM इन्वर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आइए कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न का 16 नंबर में है। 16 नंबर प्रश्न में है कि निम्नांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। निम्नांकित में से किसकी जो होती है सबसे महत्तम वेदन क्षमता, सबसे ज़्यादा वेधने की क्षमता होती है। ए में एक्स किरणें, बी में कैथोड किरणें, सी में अल्फा किरणें, बी में है कि गामा किरणें। तो किसकी किरणें होती है? पर गामा किरणें की जो आपका क्षमता होती है सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता इसकी ही होती है। और आपका 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में कि निर्वात में क्या है प्रश्न आपका है कि निर्वात में संचारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है कैसे। ए में है कि क्या है, ए में इस प्रकार से दिया हुआ, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में उतना कोई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको आपको बनाना पड़ेगा, इसको आपको बनाया जाता है, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं। और चलिए अगला प्रश्न पर एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारा आपका नंबरिकल सॉल्व करा देंगे। आपका ये 18 नंबर प्रश्न है कि एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सही है। एक्स किरणों की जो आपको आवृत्ति परास होती है उनमें से कौन सही है। ए में कि 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18, और बी में 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻16। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न का 19 नंबर में है। 19 नंबर प्रश्न है कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास है कितनी। रेडियो तरंग की आवृत्ति परास कितनी है। ए में है 3 × 10⁻16 से 7.5 × 10⁻14, और बी में है 7.5 × 10⁻14 से 3.8 × 10⁻14, और सी में 3 × 10⁸ से 3 × 10⁻18, और डी में 3 × 10⁴ से 3 × 10⁻²। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न है कि आपका 20 नंबर में 20वां नंबर प्रश्न है कि ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविज़न सिग्नल से ज़्यादा होती है कही जाती है। क्या कही जाती है उनको? ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविज़न सिग्नल से ज़्यादा होती है वह क्या कही जाती है। ए में माइक्रोवेव, बी में एक्सरे,
सी में कि वाई रे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या कही जाती है, तो ऐसे को हम माइक्रोवेव कहते हैं, माइक्रोवेव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 21 नंबर में है, बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होती है। बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान के लिए कौन है जो सबसे सहायक होती है। में अल्ट्रा वायलेट किरणें, और बी में है कि अवरक्त किरणें, सी में है कि एक्स-रे यानी एक्स किरणें, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान के लिए एक्सरे जो होती है यह सबसे सहायक वस्तु होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 22 नंबर में है। 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गामा किरणों की आवृत्ति प्रास हर्ज में होती है। देखिए आपका इस चैप्टर में आप जाइएगा तो एक में बहुत सारे लिस्ट रहेगा हर्ज का, यानी इस प्रकार का सभी लिस्ट में दिया रहेगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें से जो VVI लगे आपको याद कर लीजिएगा। तो गामा किरणों की आवृत्ति प्रास जो हर्ज में कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर में है। 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति ए में है कि एक त्वरित आवेश द्वारा, बी में एक स्थिर आवेश, सी में अनावेशित आवेश, डी में गतिशील आवेश। तो यह एक त्वरित आवेश के द्वारा यह उसकी उत्पत्ति होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आपका कितना नंबर में है, 24 नंबर प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न है कि बीमा सूत्र बता दीजिए। बीमा सूत्र कि किसका हो जाएगा, आपका L² और T इनवर्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये आपका बीमा हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 25 नंबर में है कि 25 नंबर प्रश्न, माइक्रो तरंग वे विद्युत चुम्बक तरंग है जिनकी आवृत्ति परास कितनी होती है। माइक्रो तरंग वे विद्युत चुम्बक तरंग है जिनकी आवृत्ति परास कितनी होती है। ए में माइक्रो हर्ज, बी में है मेगा हर्ज, सी में गीगा हर्ज, डी में हर्ज। तो इसकी क्या होती है, इसकी आवृत्ति परास होती है गीगा हर्ज में। गीगा हर्ज में इसकी आवृत्ति परास होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर में है। 26 नंबर प्रश्न में क्या है, इसको भी देखते हैं। इसमें है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न कर सकती है। ए में है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या विद्युत चुम्बकीय तरंगे। त्वरित आवेश जो होती है वह क्या उत्पन्न कर सकती है, वह सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करती है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर में कि इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है। आपका ये 4 दिख रहे हैं, आपका ये 4 जो दिख रहे हैं, इसमें से किसका होगा जो सबसे लघु तरंग यानी सबसे छोटा तरंग होगा, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका गामा किरणों का होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है आपका यह अब ख़त्म ही होने वाला है, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर में है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। ए में अनुदैर्ध्य, बी में अनुप्रस्थ, सी में परागामी तरंग, डी में इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होता है वह कैसा तरंग होता है, वो होता है आपका कैसा तरंग, वो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न पर। आपका 29 नंबर प्रश्न आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अवरक्त तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। इनमें से कौन है जो अवरक्त तरंगदैर्घ्य है, तो ये है आपका 10⁻⁴ आपका -4 सेंटीमीटर वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला यानी ये वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने आपको 29 प्रश्न बताया था, आप में से इसमें कितना प्रश्न जानते थे, कितना आपका सही हुआ, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट में क्या करना है, इसको आपको लिखना है। और चलिए हम वीडियो को अब एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना है।